हाय एंड वेलकम टू लीगलॉजीज फन 2020। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम इन दो सिंपल पिक्चर्स को इंटरप्रेट करके समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पिक्चर है इसमें आपको सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, आप देखते ही समझ रहे हो ये स्कूल है। तो स्कूल ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सब बच्चे इस यूनिफॉर्म में आएंगे, व्हाइट शर्ट, ब्लू स्कर्ट या ब्लू शॉर्ट्स और टाई। अब आप बताओ, क्या हम किसी और यूनिफॉर्म में जा सकते हैं? क्या बच्चे कुछ टाई बदल सकते हैं या इसका कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो पिक्चर है इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स निकाले हैं, कुछ बेनिफिट्स निकाले पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, जो कि सिर्फ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, जो एक परिवार वाले एक बच्चे वाले परिवार को मिलेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे बच्चे, नहीं, ये नहीं है कॉमन। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक कंसेप्ट हमारा निकल के आता है कि अगर एक स्कूल ने कहा है कि बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे तो वो और किसी ड्रेस में नहीं जा सकते। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पॉलिसी सिंगल चाइल्ड फैमिली के लिए है तो ये बेनिफिट सिर्फ सिंगल चाइल्ड को मिलेगा, जिनके पास दो बच्चे हैं ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? तो हमने अगर एक चीज कही तो हमने बाकी सब चीजें हटा दी। और यही मतलब है हमारी आज की टॉपिक का, जो है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो एल्टीरियस। क्लियर है ये? तो आइए हम इस मैगजीन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो एल्टेरियस, ये जो है एक लैटिन फ्रेज है जो कि ये कहता है एक्सप्रेस मेंशन एंड इम्प्लाइड एक्सक्लूजन। अगर किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में बिल्कुल एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो जो भी चीजें उसमें इम्प्लाइड हैं, जिनका मतलब हम उसके साथ में निकालते हैं, वो सब एक्सक्लूडेड होंगी, वो लागू नहीं होंगी। अगर कोई एक चीज सही लिखी हुई है, एक्सप्रेस लिखा हुआ है, मेंशन है क्लियरली, तो हम बाकी सब चीजों को वहां से एक्सक्लूड कर देंगे और किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। ये एक तरह से एजेस्डम जेनरस जो हमने करा था, एक तरह से उसका उल्टा है। उसमें लिखा था अगर एक दो वर्ड्स हैं तो हम उसके साथ साथ और भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। इसका पहला केस आया था 1859 में, क्रॉफोर्ड वर्सेस हेस्टिंग्स में। इसमें केस ये था कि एक जज की सैलरी रुक गई थी, और सैलरी रोकने का बहाना उन्होंने क्या बनाया था कि एक नया ऑफिसर कंट्रोलर अपॉइंट किया गया है और वो जब तक काउंटर साइन नहीं करेगा सैलरी नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब हमारे रूल्स में पॉजिटिव डेलीगेशन किसी एक ऑफिसर को दिया होता है तो इसका मतलब है जो बाकी ऑफिसर्स वहां पर हैं उनके पास ये राइट नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ अगर कोई राइट एक डीआईजी को मिला हुआ है तो वो कोई छोटा या कोई और ऑफिसर उसे नहीं कर सकता। तो इसलिए जो नया कॉम्प्ट्रोलर आया है उसके पास ये राइट नहीं है, और उन जज को उसकी सैलरी मिल गई थी। और इसी से ये कंक्लूजन निकला था कि अगर कोई चीज हमारे स्टैट्यूट में लिखी हुई है तो वो सोच समझ के लिखी होगी, ड्यू कॉन्शियसनेस में लिखी गई होगी, इसीलिए हम ये मानते हैं। और अगर स्टैट्यूट में कोई चीज नहीं लिखी है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। अगर रीजन ना होता तो हमारे लॉ में वो लिख दिया गया होता। तो कोई रीजन है कि उसे एक्सक्लूड किया गया है, और इसीलिए जब हम उसे इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जब एक चीज लिखी है, अगर वन लिखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि टू, थ्री, फोर, फाइव इनमें से कोई भी लागू नहीं होगा। तो आगे बढ़े हम इसमें। इसको हम जो है इम्प्लाइड एक्सक्लूजन रूल या फिर नेगेटिव इम्प्लीकेशन रूल भी कहते हैं। इम्प्लाइड एक्सक्लूजन, जो भी चीजें इम्प्लाइड हैं, डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है, उन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं और मानते नहीं हैं। नेगेटिव इम्प्लीकेशन रूल, जो चीजें इम्प्लाइड नहीं है वो नेगेटिव हम लेके चलते हैं और उन्हें मानेंगे नहीं। टू एक्सप्रेस वन थिंग इज टू एक्सक्लूड अनदर, हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई एक चीज हमने लिख दी तो बाकी चीजों को हमने मान लिया कि वो नहीं चलेंगी। जब कोई एक चीज एक्सप्रेसली मेंशन्ड होती है तो हम एज्यूम ये करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी चीजों को जान के छोड़ा गया है, जो चीजें स्पेसिफाइड नहीं है वो एक्सक्लूडेड है जान के। अगर कोई जनरल वर्ड स्टैट्यूट में है तो उसका एक जनरल सा कंस्ट्रक्शन और एक जनरल मतलब निकलना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइंग वर्ड है तो उसका स्पेसिफिक मतलब निकलेगा, और जनरल वर्ड्स को हम नहीं मानेंगे। जो हमारे एक्सप्रेस इनएक्टमेंट्स होते हैं वो बाकी जितने भी हमारे एक्सप्लेनेशन आने हो, इम्प्लाई करना हो, उनको हम नहीं मानते। हम उन सब के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर मैंने कह दिया आपको जो है टैक्स देना है सैलरी पे, तो आपको देना है, कि आपको कोई रिबेट मिलेगा? अगर आपको यूनिफॉर्म में जाना है तो यूनिफॉर्म में जाना है, आप टाई छोड़कर नहीं जा सकते। ये डिसीजन जो है वो पहले ही हट गया है, ये इम्प्लीकेशन खत्म हो गया है। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली एक चीज लिखी थी, एक सेट लिखा था और बाकी चीजों को छोड़ दिया था। अगर वो चाहता तो सबको इंक्लूड कर लेता, पर उसने नहीं किया।
चलिए अब कुछ केस से हम इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड, ये 1971 का केस है। और इसमें क्या हुआ था, पार्टीज का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का कोई एग्रीमेंट था, जिसमें बॉम्बे एक सेंट्रल प्लेस था उनके बिजनेस का। यहाँ उन्होंने अपने टेंडर में ये डिसाइडेड था कि जो कोर्ट उसको सुनेगा वो होगा बॉम्बे का कोर्ट, उसी का ज्यूरिसडिक्शन होगा। लेकिन जो एपेलेंट था जिसने केस को फाइल किया, उसने पेटिशन कहाँ पे भेजा, कोर्ट ऑफ वाराणसी में। तो अब इसमें यह आया कि ये जो है पार्टीज जो है कहीं से भी डिसाइड नहीं करती कि कोर्ट किस ज्यूरिसडिक्शन में उन्हें कोर्ट केस फाइल करना है। ये नहीं है वो कहीं भी फाइल कर देंगे। और जो है जिस कोर्ट के पास सीपीसी के अंडर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अगर आप सीपीसी में वापस जाओ तो आपको याद आएगा कहाँ पर हम सूट को फाइल कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। जहां पर हेड ऑफिस है वहां भी कर सकते हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां कर सकते हैं, जहां पर साइट है कंस्ट्रक्शन की वहां कर सकते हैं। तो ये सीपीसी के अंडर जिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहां पर कोई भी जो है अपने मन से, उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वहां पर वो फाइल कर दे केस को। लेकिन अगर दो कोर्ट्स हैं जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, जिनके पास केस को सुनने का राइट है, तो कोई भी एग्रीमेंट पार्टीज के बीच अगर डिस्प्यूट में डिसाइड करने का होता है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट भी नहीं है, अगर वो सीपीसी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो। इसका क्लैरिफिकेशन आया था स्वास्तिक गैस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये नया केस है, थोड़ा 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, अलोन, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है ये डिसाइसिव नहीं होता अगर हम इसे छोड़ देंगे, और अगर यूज करते हैं तो ये बहुत हद तक डिसाइसिव होता है। तो उसमें क्या है कि अगर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें दो पार्टीज हैं ए और बी, इन्होंने आपसी सहमति से उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है कि हम जो है अपने केस एक्स प्लेस पर लड़ेंगे, तो कोर्ट ये मान लेगा कि इसमें इन दोनों ही पार्टीज की रजामंदी थी कि जगह एक्स है। और अगर वो जगह दोनों की रजामंदी से है तो इन्होंने पहले ही सोचा होगा कि हम केस कहीं भी और फाइल नहीं चाहते, हम वाई जेड पर केस नहीं लड़ेंगे। तो अगर इन दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था तो हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टूरियस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों की रजामंदी थी। तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी भी समझ आ गई होगी। इसे हम इंटरप्रेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटीज, विल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें से किसी को भी इंटरप्रेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर यूज करते हैं जहां वर्ड का एक से ज्यादा मतलब हो सकता है। इंटरप्रिटेशन आप शुरू से अब तक देख रहे हो, इंटरप्रिटेशन वहीं यूज होता है जहां एक से ज्यादा मीनिंग किसी भी वर्ड का निकल सकता है। एक्सक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर आउटकम, इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक दो तीन आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है किसी भी स्टेटमेंट की, तो हम एक को हटा देते हैं। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम साथ में लेके चलें तो अगर आप ध्यान हो आपको, तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बन जाता है। हार्मोनियस में हम किसी भी एक लॉ को हटाते नहीं है पूरी तरह से, हम दोनों के बीच एक हार्मनी क्रिएट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि दोनों लॉस जिंदा रहें, लेकिन यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो इसमें एक्सक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर आउटकम, और ये तभी होता है जब एक्सक्लूजन की जो लिस्ट है वो फाइनाइट है। अगर मैंने लिखा है बॉम्बे में हम केस लड़ेंगे तो इसका मतलब कि बाकी जगह नहीं लिखी है, और अगर हमने लिखा है किसी भी सिटी में कर लेंगे या जहां पर ऑफिस है वहां करेंगे, तो ये चीजें उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जहां पर एक्सपैंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का फायदा लोगों को मिलेगा या पब्लिक पर्पस के लिए होगा, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को फायदा हो रहा है। तो अगर ये पर्पस जो है उसका, जो स्टैट्यूट है उसके इंटेंशन को फुलफिल कर रहा है, तो भी हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा केस है कि अगर कोई लिस्ट जो है वो एग्जाम्पल की तरह दी गई है, एक इलस्ट्रेशन की तरह दी गई है, तो वो एक्सक्लूजनरी नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे जो एक्ट है उसमें दो फैमिली, एक चाइल्ड वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि जहाँ एक बच्चा है वहां ये लागू होगा। अगर मैंने कहा ये एक एग्जाम्पल है तो ये लागू नहीं होगा, जब तक कि मैं ये ना लिखूं ये सिर्फ उन फैमिलीज पे लागू होगा, अगर ये कंडीशन होगी तब। इसमें जो हमारा ऑपरेशन है एक्सटेंट का, अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल होगा? ये रिस्ट्रिक्टिव है हमारी जो पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बाकी चीजों को नहीं लेते। जैसे एडजस्टम जनरस है, अगर मैं कार ट्रक की बात कर रही हूँ, बस की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको सबको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैंने कार लिख दिया तो इसका मतलब हम सिर्फ कार लेंगे, ट्रक भी नहीं मानेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये चीजों का मतलब छोटा करता है। और इस ये तब भी यूज नहीं होगा अगर लैंग्वेज प्लेन और सिंपल है, तो फिर तो हमें किसी की भी जरूरत
नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें एक लिस्ट जो है वो हमें छोटी सी लिस्ट मिलती है और हमें उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके जो आउटकम्स हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा। ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करता है। हमारा जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियरी है, इसमें जुडिशियरी जो है लेजिस्लेशन में जो भी वर्ड्स हैं उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करता। जो लिखा है उसको डायरेक्टली फॉलो करेगा, तो वो इसको रिस्पेक्ट देता है। जजेस को जो भी मिला है लॉ वो बिल्कुल उसे वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लिटरल इंटरप्रिटेशन का ही एक वर्जन है। लिटरल इंटरप्रिटेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है और ये इंटेंट जो है लेजिस्लेशन का ढूंढता है। लेकिन इसी के साथ लिटरल है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इसमें जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमें सब पता है। अगर ये एक लॉ बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था हमें सब पता है और हम इस वर्ड के आगे उसको देखेंगे भी नहीं। अगर बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं तो हम इसको मानते ही नहीं है। ये रिजिड बहुत है। अगर मैंने एक कह दिया कि स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसे ही होगी, उसमें यहाँ पर मान लीजिए लॉ है, एलएलबी का ऐसा लोगो बना होगा, तो आप इसको बिल्कुल नहीं बदल सकते, आप एक डॉट भी नहीं लगा सकते। उसी तरह से लॉ में जो लिखा है हम उसे किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन में भी नहीं बदल सकते। तो लॉ वालों को आगे का नहीं पता ना सब कुछ, लेकिन हम उसे फ्लेक्सिबल नहीं है जिसे हम इंटरप्रेट कर सके। और इसलिए कई बार अनफेयर और अनजस्ट आउटकम्स हो जाते हैं, जैसे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था। याद ना हो तो आप प्लीज उस वीडियो को दोबारा देख लेना। ये जो है ऑब्लिगेटरी रूल नहीं है, इसको जो है जज देख के समझते हैं कि ये फॉलो करना है या नहीं। एक और एंगल हम इसका बस देखेंगे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं किसी तरह से। तो उसका एक केस है जीवी के केस, और इसमें हमने इशू था कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है पार्लियामेंट की वो कितनी है। ये आर्टिकल 245(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अगर आपको याद हो। तो इसमें ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो वो होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया के पूरी इंडिया या एक पार्ट के लिए रूल बना सकता है। तो जब उन्होंने ये स्पेसिफिकली लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, एक्सप्लिसिट है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पार्लियामेंट जो है वो उसके बाहर टेरिटरीज बियॉन्ड इंडिया उसको कवर नहीं करता और उसे लॉ उस पे लॉ नहीं बना सकता। ठीक है। तो अगला केस हम देखते हैं, केशवानंदा केस। ये तो सभी को ही पता है। केशवानंद भारती का जो केस था वो था ये देखने के लिए कि पार्लियामेंट के पास क्या अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। तो ये पावर्स दी हुई हैं आर्टिकल 368 में। और इसमें ये कहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सब कुछ एक्सप्रेसली नहीं लिख सकता। कोई भी चीज हम पूरी तरह से हर चीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख सकते। और क्योंकि हम सब कुछ अपने लिख नहीं सकते, तो पावर्स और लिमिटेशंस जो हमारी पार्लियामेंट की हैं, लॉ मेकिंग या अमेंडिंग, वो इम्प्लाइड हैं। और क्योंकि अगर ये इम्प्लाइड ना होती तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे वो कुछ चीजों को डायरेक्टली अलग से लिख देते। और ये जो उन्होंने प्रोविजंस जो हैं जो स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो कुछ हद तक इन चीजों को इम्प्लाइड छोड़ना चाहते थे। क्लियर है ये? तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर जो है अमेंड करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेसिक प्रिंसिपल्स को अमेंड नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि वो इम्प्लाइड है। तो इस वजह से केशवानंद भारती केस में उन्होंने ना पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था और ना पूरी तरह से रिजेक्ट किया था, और इसीलिए हम इसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। ठीक है। और ये वाला जो केस है ये इसमें आ जाता है, जो हमने टेरिटोरियल नेक्सस पढ़ा था ये उसमें भी हम इस केस को ही करेंगे कि अगर नेक्सस है तो फिर हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। तो अब मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर है ये आपको, कहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं। आई होप यू लाइक द चैनल, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लीगलॉजी इज फन 2020, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।